नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं, लक्ष्मण व्यास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट होती है इस फील्ड में, कला के क्षेत्र में। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत उनको नमस्कार। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं एक राजस्थान के एक छोटे से गांव है जो सीमा से सटा हुआ है। हनुमानगढ़ जो जिला है हमारा, हनुमानगढ़, उसमें एक नोहर है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहां पे जब मैं बचपन मेरा था तो जैसे गांव में क्या है कि राजस्थान में धोरे होते हैं, हाँ। तो वहां पे मुझे अक्सर जब बारिश होती तो मैं धोरों में चला जाता था। और उसके बाद वहां पे मिट्टी के मंदिर बनाना, घर बनाना, गांव का ऐसा ये बनाना, ये करना, अंधेरा हो जाता था तो घर वाले ढूंढते थे मैं कहाँ गया। तो जी। उनको फिर लगा कि पिताजी को, क्योंकि वो शिक्षा विभाग से थे, तो उनको लगा कि अ, इनको ये जो इसकी दिशा है इसको आगे तक ले जाए। तो हम्म। मैंने 10th किया, तो 10th करने के बाद उन्होंने मुझे फाइन आर्ट दिलाई ओके। 12th में। तो फिर मैंने वहां से मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो लेकिन उसके बाद वहां पे आगे का कोई नहीं था कि वहां पे कोई कॉलेज वगैरह जिसमें फाइन आर्ट हो। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जयपुर भेजा जाए और ओके। वहां पे जो फाइन आर्ट का कॉलेज है वहां पे दाखिला हो। हम्म। उसके बाद मैं जयपुर आ गया और जयपुर मेरा एडमिशन हो गया मूर्ति कला में। ओके। और उसके बाद फिर वहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना काम करता रहा। और जो अच्छे अनुभव रहे मेरे, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था सर, तो हम रात आपके बारह। उस समय गुरु कौन थे जब आप पढ़ रहे थे? जी, हमारे जो लेक्चरर थे वो उस टाइम CS मेहता जी थे। ओके। और हालांकि मैं अपना गुरु प्रकृति को मानता हूँ। और वहाँ पे जो हमें पढ़ाते थे वो CS मेहता जी थे, वीरवाला भावसर थी, वैभव जैन थी। तो ये लोग थे। वैभव जैन से मैं इम्प्रेस भी था, और अब वो दुनिया में नहीं है, वो स्कल्पचर में ही पढ़ाते थे हमें। तो ऐसा जी मतलब हर किसी का एक लाइफ में ऐसा होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहें? नहीं, मेरे कॉलेज टाइम का या मेरे कॉलेज टाइम के बाद का? दोनों, आप जो शेयर करना चाहे आपके फ्लैशबैक का। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब मुझे ऐसा कहा गया कि आपको जयपुर जाना है, तो मैं अपने गांव को ही समझता था कि ये दुनिया का सब कुछ यही है। तो ओके। मैंने मना किया था कि मैं नहीं जा पाऊंगा जयपुर, मुझे क्या करना है। मैं तो ये कि मैं आज भी मेरी मिट्टी से बहुत प्यार करता हूँ। और तो उसके बाद फिर मैं जयपुर में आया तो मेरा एडमिशन हुआ। और होने के बाद फिर जैसे मुझे एक बार मेरा आईपैक्स में हुआ था, हम्म। सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर घूमर में ये जो इंटरनेशनल अवार्ड होता है वो मुझे मिला था। और उसके बाद फिर जब मुझे स्टेट अवार्ड मिला था, स्टूडेंट स्टेट का, तो मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे तो किसी और ने बताया था कि आपको स्टूडेंट स्टेट अवार्ड मिला है। तो मुझे काफी जान के अच्छा लगा था उस टाइम। और उसके बाद कॉलेज समय के बाद ऐसा लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट? देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि मेरा जीवन में जब कलाकार बाहर आते हैं जी। अपने अध्ययन के बाद में, तो उनका एक समय बहुत ही, बुरा तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा समय नहीं होता है उस समय। बिल्कुल। क्योंकि एक स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाती है। और उस समय आप अध्ययन कर लेते तो घर वाले अपनी जिम्मेदारी के तौर पे आपकी शादी भी कर देते हैं। तो वो बिल्कुल। समय हर कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल में, क्योंकि बाकी और जो क्षेत्र होते हैं वहां तो आप सेटल होने के बाद में होता है। कलाकार का सेटल का कोई परिभाषा नहीं है कि कलाकार क्या सेटल होगा, वो तो अपनी कला करता रहेगा हमेशा।
तो इसमें सेटल शब्द इसमें होता होता ही नहीं है कभी भी, क्योंकि कलाकार तो कभी भी सेटल नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपना काम करता रहता है हमेशा। बिल्कुल। तो उसके बाद जब वहां पे ये टाइम आया, तो मुझे बाघा बॉर्डर पे एक स्टेचू बनाना था। तो मुझे बुलाया गया वहां पे कि आप यहाँ पे बना दोगे ये स्टेचू। तो 24 फीट का था, और एक कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट को कोई ऐसे बोले अचानक से, क्योंकि हम तो कॉलेज में 4 या 5 6 फीट से ऊपर कभी बनाते नहीं थे। हाँ हाँ। अचानक से मुझे बोला गया 24 फीट का बना देंगे आप। तो मेरी लाइफ में मैंने हमेशा चैलेंज स्वीकार किए हैं, तो वाह। मैंने तुरंत बोला उनको कि हम बना देंगे। तो उसके बाद 24 फीट का वो स्कल्पचर आज भी बाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे लगा हुआ है। वाह। और वो मेरे जीवन को मोड़ा उन्होंने उस काम ने। और मुझे इस क्षेत्र में लाने का श्रेय उसी स्टेचू को, उसी प्रतिमा को मैं मानता हूँ। वाकई, और ऐसा ऐसा होता है ना, शुरू में अगर जैसे स्टूडेंट लाइफ में निकलने के बाद ऐसा कोई एक बड़ा काम या बड़ा ऐसा ये होता है, तो वाकई वो बहुत फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता है, और आर्टिस्ट को एनर्जी भी आती है उससे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो अब ये, आप कुछ बोल रहे थे? जी जी आप कहिए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं प्रेजेंटेशन नहीं, की मैंने बात बोला सुन ये इस तरह का जो काम होता है ना, बड़ा काम जी। होता है, ये कई बार तो कलाकार को जीवन गुजर जाता है, इतने बड़े काम मिलते ही बिल्कुल। लाइफ में, लाइफ गुजर जाती है उनकी। लेकिन मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया। और आगे से आगे जो उसके बाद तो जो जैसे मौके दिए, तो मैं तो क्या, मेरे कोई आस अगल बगल वाला भी सपने में नहीं सोचा होगा कि यहाँ तक इस तरह से मौके मुझे ईश्वर दे। बिल्कुल। एक्चुअली आप जैसे मौके की बात कर रहे हैं ना, ऐसा मौका, मैं कॉलेज से जस्ट निकला था, तब बॉम्बे एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ था। तो राजीव जी का एक लेटर आया उनकी असिस्टेंट का। बट हम जब जाके वहाँ रेकी वगैरह करके आए, पर कुछ कारण होते हैं ना, जो ऐसे कि ये अभी पढ़ रहा है या पास आउट हुआ है, तो वो सारी चीजें होती हैं। वो पॉलिटिकली कहीं अपने अपने फील्ड में बहुत सारा ऐसा होता है, तो वो एक झटका सा लगता है, अगर आपको सारी चीजें होने के बाद भी अगर आपको काम उस जगह पे नहीं मिले। तो ये तो आपके साथ बहुत अच्छे से ये हुआ कि वो आप कॉलेज से निकले और सारी चीजें स्मूथली वो चलती गई। जी तो जी हम एक काम करते हैं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल बताइए। ये स्टूडियो शिल्पक की स्थापना कब हुई? ये मैंने इसकी भी एक है कि मैं मेरे एक दोस्त की शॉप पे बैठा था, तो ओके। वहां पे जब ऐसे बात चली तो उनके पास संस्कृत की एक बुक थी। तो हम वहां से हमने ये सोचा कि ये जो नाम है वो क्या लिया जाए। तो वहां पे संस्कृत में एक शब्द था शिल्पिक। तो वहीं से हमने, शिल्पिक का मतलब वो मूर्तिकार होता है, शिल्पकार होता है, तो शिल्पिक वहीं से मैंने फिर नाम लिया। जो इसका नाम तो मैंने अपने 2001 में ही रख दिया था। ओके। ये कोई प्रोजेक्ट था या मैकेट बन रहा था ये? ये महाराणा प्रताप का है ये। और ये महाराणा प्रताप का जो छोटा मैकेट है, वो जब बड़ा स्कल्पचर बनाते तो ये छोटा पहले बनाया। ओके। ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है सर? ये महाराणा प्रताप तो देखिए मेरा, मुझे भाग्यशाली समझिए या ईश्वर की कृपा समझिए, मैंने भारत में मतलब 35 महाराणा प्रताप की स्टेचू लगाई। वाह। एकमात्र शायद मैं, एक साथ मात्र मैं ही होऊंगा जो महाराणा प्रताप की इतनी स्टेचू मैंने लगाई। ओके। और इन महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हर घटना के साथ मेरी स्टेचू है लगभग। ओके। और महाराणा प्रताप की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा ही बनाने का गौरव भी मुझे ही प्राप्त हुआ है। वाह, वो कहाँ बना है सर? अभी आगे आएगा, आपके प्रेजेंटेशन में आएगा। ओके। ये दर्शक थोड़ा सा रीड कर सके, इसके लिए हम थोड़ा इसको स्लोली जाने देते हैं। आप अगर कुछ और बोलना चाहें, सुनाना चाहें। हाँ हाँ।
उदयपुर कला केंद्र, गौरव केंद्र। जी, ये भारत माता की स्टैचू है जो प्रतापगढ़ केंद्र में लगी हुई है। ओके, तो ये ब्रॉन्ज है? क्या? ये ब्रॉन्ज है? जी जी, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज में, मैं ब्रॉन्ज में ही करता हूँ। ओके, क्योंकि सर हमारे इसमें है ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मोस्टली वही लोग हैं, और ये हिंदी भाषा में होने का कारण भी है क्योंकि हिंदी भाषी लगभग लगभग 95% लोग तो इंडिया में समझते ही हैं। तो जो चीजें हैं, जैसे इतने बड़े आकार में काम करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां भी आती होंगी, बहुत सारे ऐसे फेसेस भी आते होंगे, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसको आप ध्यान में रख के हमेशा ये चीजें करते हैं? देखिए, ये जो आपने सामने स्क्रीन पे है, हम्म, महाराणा प्रताप है। ये श्री महाराणा प्रताप जी का जो स्टेचू है, ये भारत में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा स्टेचू महाराणा प्रताप जी का है, क्योंकि 57 वर्ष जिए थे और 57 फीट का ये स्टेचू बैठा हुआ। ओके। इसकी भी एक कहानी है कि जब ये बनने का जब अवसर आया था, जी। तो भारत के लगभग मूर्तिकारों से पूछा गया था कि आप इसको करने के लिए उन्होंने बात की थी, हाँ हाँ। लेकिन उनको एक ऐसा चयन करना था जो प्रतिमा को पूर्ण करे और इसको क्वालिटी के साथ करे और अच्छा काम करे। ओके। तो फिर मेरे को बुलाया गया कि आप करेंगे, तो मेरे पास युवा टीम है, हमेशा ही रहती है, जी। लेकिन ये पहाड़ी पे है, करीब 200 फीट 300 फीट ऊपर पहाड़ी पे है, और वहाँ पे सांप है और भी अजगर है, वहाँ पे जानवर काफी रहते हैं ऊपर। हम्म। लेकिन जब मेरे को बोला गया कि आपको ही करना है, हम चाहते हैं आप करें, क्योंकि ओके। इससे पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे जो जो एलिफेंट लगे वो लगा चुका था, और हम्म। जो हल्दी घाटी पे जो मंडप था वो भी लगा चुका था। ओके। तो इनसे जब इन्होंने बोला कि आपको करना है, तो फिर मैंने बोला ठीक है, हम करेंगे। तो ये करीब 2.5 वर्ष समय लगा था इसमें, हम्म। और इसमें जो बनाने में करीब 40 से 50 पूरी टीम थी मेरी कलाकारों की, और उसके बाद मेरे टेक्नीशियनों की। तो ओके। हम इसी पहाड़ी पे रात को लगभग हमारा, क्योंकि 2 बजे तक काम करना होता था, कभी 1 बजे तक है, क्योंकि थोड़ा मूड के अनुसार भी करते थे हम, मौसम के अनुसार भी करते थे। तो वहां पे फिर हमने ये काम किया, और वहीं पे ऊपर ही पहाड़ी पे हम खाना बनाते थे और ओके। अपने लगन से अपना काम करते थे। तो तो ये ये इतना बड़ा टुकड़े टुकड़े चैलेंज, में इंस्टॉल इतना, हुआ ये? हाँ, ये टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉल हुआ था, और एक्चुअल में ये इतना बड़ा काम था कि 12 फीट का जूता, ओ। जो जीवन में किसी कलाकार ने तो 12 फीट की स्टेचू भी नहीं बनाई होगी। वाकई। वो ईश्वर ने मुझे मौका मिला कि 12 फीट का जूता बनाने का मौका मिला, 24 फीट की डाल थी। तो ऐसा करके, और इतना बड़ा इसमें सारा था कि मतलब इसको 90 80 फीट का भाला था। हाँ। तो ये सारी चीजें इसमें इतना था कि हमारे लिए एक चैलेंज भी था, और इस काम को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी के ऊपर करना बड़ी बात थी। बिल्कुल। फिर राजस्थान की जो कला है, जो हमारी शैली है, उसको भी इसमें कन्वर्ट करना था, विशेष रूप से ध्यान रखा, क्योंकि राजस्थान की जो कला है उसमें राजस्थान का जो परिवेश है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। बिल्कुल, वो फीचर्स वगैरह वैसे दिखने चाहिए, वो चीजें। जो 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 राजस्थान के ऑर्नामेंट्स हैं, वो सारी चीजें डालना ही उसमें आवश्यक होता है, डिजाइन होता है। जो ओके। हमारे तलवार के ऊपर जो म्यान होती है, उस पे जो जो पत्तियां वगैरह जो होती है, आपने देखा होगा, वो जी। जो राजस्थान का ही डिजाइन है वो। तो ओके। वो भी सारे हर चीज का ध्यान रखना होता है। उसके बाद में ये जो बैठने की जो नीचे जो जो होता है, उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसके बाद में जो जो नीचे ये जो इनका पैर रखने वाला। नीचे का जो पैर रखने वाले से ऊपर जो ये पहनते हैं नीचे, जो हाँ हाँ। उसको क्या बोलते हैं, घाघरा जैसा ये, तो इसमें भी जो डिजाइन होते हैं, वो भी राजस्थानी जो कला के ओतप्रोत ही इसको किया जाता है। ओके, तो इसकी इसकी मॉडलिंग कैसे हुई, मतलब वो भी टुकड़े में हुई? नहीं नहीं, मॉडलिंग हमने 57 फीट का जो स्टेचू है वो मिट्टी में हमने मेरे स्टूडियो पे बना था, ओके। और ये बनने के बाद में ये इटालियन लॉस वैक्स प्रोसीजर है, उससे हाँ हाँ। इसको किया गया था। ओके। और काफी काफी टुकड़ों में ये बना था, तो यहाँ से टुकड़े जब उदयपुर जाते थे तो वहां जाके इंस्टॉल होता था पूरा यहाँ पे। जोड़ते थे उसको।
जी, यहाँ पे अलग काम होता था, वहाँ पे अलग काम। ओके। वाओ। ये क्ले मॉडल है। इतना बड़ा, ये ऐसे ही वो बैम्बू के स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ रहा है वो कितना बड़ा है। जी, जी। उनके चेहरे पे तो अलग ही तेज दिख रहा है सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इनके खुद के इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, तो इनके खुद का भी तप होगा कि इतना ये अपने आप रूप लेते हैं, जो बिल्कुल, ईश्वर की कृपा होती है सारी ये। बिल्कुल। और ये तो है कि ईश्वर के कृपा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं बिल्कुल। है। ये सब हम लोगों का भ्रम होता है कि हम करते हैं, लेकिन ये तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो चीज़ें आपके उसमें हैं, वो कहीं न कहीं ये करके आएँगी ही आएँगी। प्रधानमंत्री जी आए थे, तो ओके, देखिए वो देखते रह गए थे, वहाँ प्रतिमा की तारीफ करके गए थे वो। वाह! तो ये वहाँ पे आए थे, तो ये कब की बात है अपने सर ये? कला ये होगी शायद, इस पे डेट लिखा होगा शायद इसमें, इसमें दिख नहीं रहा है डेट। 12-13 के आसपास की बात होगी शायद। हाँ, हाँ। 13-14 के आसपास की बात होगी। ओके। वो ऊपर 14 के हिंदी बाद में की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदी में 14 के लिखा बाद तो ही है बने बट थे। दिख नहीं रहा है। नहीं, 14 के बाद की बात है, क्योंकि 14 को प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद की जी, बात है। ओके। उनकी कोई बोली हुई बात आपको याद है? वो अगले स्टेप पे बताऊँगा मैं आपको, ओके। जब ये तो शुरू की बात है, अभी जो लेटेस्ट मुझे मिले थे वो बताऊँ। वाओ! ये तो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हम लोग उदयपुर जब गए थे, तो उस समय शायद ये नहीं था, ये तो बाद बाद का है। हम लोग कॉलेज समय में गए जी, थे जी। 12 के आस-पास। जी, जी। पर ये एक तरह की इस तरह की चीज़ों से है ना, ये पर्यटन के लिए बहुत वो होता है इससे। जी, हमारी जो कला संस्कृति है वो बहुत ही मजबूत है। जी, और वैसे भी आप अभी राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर पे बहुत काम हो रहा है, आप लोग देखते भी होंगे। जी, मेरे ख्याल से भारत में सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर पे राजस्थान में ही काम हो रहा है। ओके। और इसके लिए तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो सोच है, उनकी मंशा है, उनकी भावना है, उनके अनुसार राजस्थान में कलाकारों वो, क्योंकि वो कलाकारों के हितैषी भी हैं हुँ, और हुँ। कला के विदेशी भी है। तो ये बात मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं सभी कलाकारों को। ये जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो आने वाले सालों में हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। जी। ये दिवेर में लगा है, जहाँ मानवता विजयी हुए थे, विजय स्तंभ। ओके, मैंने आपको कहा था मानवता से जुड़ी हर जगह पे मेरे स्टैचू लगे हैं मानवता के। हल्दी घाटी पे इनका युद्ध हुआ था, वहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद में गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ, वहाँ लगा हुआ है। हुँ, उसके हुँ। बाद दिवेर में विजय स्थली थी, और उदयपुर के अंदर इनका कार्यस्थल रहा था, वहाँ लगी हुई है। उसके बाद में बिजोलिया में इनका ससुराल है, वहाँ लगी हुई है। तो पाली में ननिहाल है, वहाँ लगी हुई है। तो मैंने इनके जीवन से जुड़ी हर जगह पे इनके स्टैचू। ओके। लगभग-लगभग कितने हुए होंगे? करीब 35 स्टैचू महाराणा प्रताप जी के लगा चुका हूँ। ओके। ये यहाँ पे अपने पाली जिले में कहीं पे लगा था, तो वहाँ पे जी। गृह मंत्री जी थे उस समय, तो हाँ, हाँ। इन्होंने मुझे सम्मानित किया था वहाँ पे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का है, जयपुर में ही लगा हुआ है। ओके। तो आपके ये मोस्टली राणा स काम स्वतंत्रता सेनानी व इस तरह के उनके ही हैं। हाँ, ये राजस्थान में लगा हुआ है। देखिए, आज एक संयोग मान लीजिए, जी, या आपसे मेरा बात करने का कोई ईश्वरीय कृपा मान लीजिए, क्योंकि बिल्कुल। आज ओके, राजस्थान दिवस है। ओके। और
आपने राजस्थान दिवस पे ही मेरे से बात हुई आपसे, तो मैं अपना ये ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन मेरा इंटरव्यू आपसे हो रहा है। और क्योंकि राजस्थान दिवस है और राजस्थान पे ही काम किया मैंने, राजस्थान के जो महापुरुष हैं, रणबांकुरे हैं, उन पे ही काम किया है मैंने, योद्धाएं वाकई। हैं, है ना। तो आज का होना ये अद्भुत बात है, ये आज अब हमारा इंटरव्यू होना भी अद्भुत बात है। ये राणा सांगा थे पीछे, जी। उन्होंने खानवा के युद्ध में जहाँ पे तोपों का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। ये जो अटारी की प्रतिमा जो अब मैंने बात बता रहा हूँ मैं आपको, अटारी बॉर्डर पे लगा हुआ, ये है श्याम सिंह अटारी की स्टेचू। अच्छा, ये प्रतिमा वहां लगी है। हाँ जी, 24 फीट की। ओके। पर 24 फुट बोलना कितना आसान होता है, वो जब इतना बड़ा आकृति वो लेता है तो एक अलग ही उसका हाँ है। बहुत, आप तो कलाकार हैं, समझते हैं खुद भी इन चीजों को बिल्कुल। कि हाँ। ये हमारे लोक देवता गोगा जी हैं, गोगा जी महाराज। ओके। ये उस समय के सीएम थे राजस्थान के, तो इन्होंने प्रतिमा के अच्छा, अनावरण किया था। उद्घाटन जी अनावरण के समय सम्मानित किया था। ओके। ये दिल्ली में है ना। ये दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट पे लगी है। ओके। ये कई बार आते जाते मैंने देखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपका है। जी कोई बात नहीं, मैं आज वही पता चल मैं गया वही आपको। सोचता था, इतना बड़ा एलिफेंट बनाया किसने होगा, क्योंकि वो उस तरह के प्रोजेक्ट होते थे और जैसे वहां पे हुए थे बॉम्बे में, तो जी, ये द डायलॉग में भी लगा है, ओके। फ्रंट पेज पे लगा था द डायलॉग पे। अच्छा, एक आपको और बताता हूँ कि अंबेडकर जी की भी प्रतिमा करीब 21 प्रतिमाएं मैं लगा चुका हूँ। वाह। चूंकि मैं अम्बेडकर जी को बहुत मानता हूँ, और अम्बेडकर जी की ही कृपा मान लीजिए, क्योंकि हम आपको आज बात कर रहे हैं, और अम्बेडकर जी को मैं मेरे जीवन में भी उतारने का कोशिश करता हूँ। ये राजस्थान में ही इंस्टॉल्ड हुए हैं सब। हाँ, पूरे भारत में, ये पंजाब अच्छा। में हुई। हाँ हाँ। ये तेजाजी महाराज की है जो चेन्नई में लगी। ओके। ये महाराजा सूरजमल जी की है, जो दिल्ली में भी लगी थी, और उसके बाद में अपने दूसरा बीकानेर। बीकानेर में भी लगी है, उसके बाद में अपने भरतपुर में भी लगी है, दो जगह पे। ब्रॉन्ज के अलावा और कोई माध्यम जिस पे आप काम करते हो। जी, ब्रॉन्ज, ब्रास और ओके। गन मेटल, ये थोड़े थोड़े डिफरेंस होता है इनमें, बाकी हाँ हाँ। इसमें करते हैं उसको, एल्यूमिनियम में भी करते हैं। ओके। धातु में ही करता हूँ मैं एक्चुअली में। हम्म। ये कहाँ इंस्टॉल्ड है। ये राजस्थान में ही है, करौली जिले में। ये करणी माता जी हैं, और देशनोक में स्थित स्थित है। हाँ हाँ। मैं पहली बार ऐसा इनका ऐसा स्कल्पचर देख रहा हूँ, जी, क्योंकि मैंने सुना है करनी सेना बोलते हैं, पर वो किस वजह से बोलते हैं वो मुझे नहीं पता था। ये करणी माता जी, हाँ। आपके एमपी में भी, होशंगाबाद में भी महाराणा प्रताप जी की स्टैचू लगी हुई है। ओके। ये सुंदर सिंह भंडारी, हम्म। सुभाष चंद्र बोस जी अजमेर। हैं। ये राजस्थान थाड़ी का रानी थी। इतिहास तो बहुत ये है इन सब मामलों में, आर्ट एंड कल्चर के हाँ मामले में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत है हमारा, हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, यहाँ की परंपराएं। परंपराएं बहुत मजबूत है। परशुराम जी। जी।
ये कहाँ इंस्टॉल्ड है? परशुराम जी कई जगह पे हैं, बीकानेर में है, उसके बाद में चित्तौड़ में है, कई जगह पे। ये भैरव सिंह शेखावत जी हैं, ये बेंत सिंह जी हैं, ये अमर सिंह राठौड़ है। ये कांदल जी हैं। हम्म। ये तो होता है, एक बार काम शुरू हो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है, फिर तो लोग ढूंढते हुए आप कहीं भी रहो, ढूंढते हुए जी आते जी, हैं। वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईश्वरीय कृपा होना जरूरी है, और काम को ईमानदारी से करना जरूरी होता है। आप बिल्कुल। ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो ईश्वर जरूर साथ देंगे आपका। हम्म। ये भी 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। जी। ये गोविंद गुरु हैं, बांसुपाड़ा में लगे हुए हैं, मानगढ़ धाम में। ओके। ये रिलीफ काफी बड़ा है, जी 20 फीट जी, काफी बाई बड़ा 6 फीट। है। जी, ये कुछ आर्ट वर्क है। ओके। ये भी ब्रॉन्ज में ही है ना? जी बिल्कुल। आप तो काफी सारे लोगों से मिले हैं, कोई जो आपको यादगार, ऐसे कोई कोई कुछ कुछ बोलते हैं ना हमेशा, जो आपको याद रह जाती हैं? ये एक सम्मान है। ये जब ये मुगल एक वो था, हम्म। करंट जो जो होता है अपना ये भाषिकम। जी जीके में, तो जी। इसमें मेरा पहली बार नाम आया। आज तो हालांकि ऐसा कोई जीके की बुक नहीं है जिसमें मेरा नाम नहीं है। ओके। जी पहली बार आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने कहा अपन बुक में किताबों में पढ़े जाएंगे, लेकिन आज तो खैर बहुत जो शौक स्तंभ जब लगा तो हाँ उसके हाँ। बाद तो स्थितियां ऐसी हो गई कि हर जीके में मुझे पढ़ाया जाता है। वाह। तो यहाँ हमारा ये प्रेजेंटेशन ऑफ होता है, हम अभी थोड़ा बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से अभी एक लिंक मैं आपको और भेजूंगा, जिसमें जी या इसी में हो जाएगा, देखते हैं। तो जो अलग अलग अनुभव हैं इतने सारे दिग्गज लोगों से मिलने का, जैसे आप बोल रहे थे मोदी जी ने आपको कुछ बात कही, आप बाद में बताने वाले, तो हम जानना चाहेंगे कि वो अनुभव कैसा था? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि जब ये अशोक स्तंभ बनने जा रहा था तो इन्होंने भारत में सब जगह पे ये किया, क्योंकि भारत सरकार है इतनी बड़ी, तो चूंकि इनको जो ये चाहते हैं कि इंडिया में ही बने, कोई उनका जो प्लान था, तो उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि हमें भारत से ही किसी कलाकार को ये काम देना है। तो ओके। कई लोगों पे विचार हुआ, फिर मुझे बुलाया गया तो मुझे बोले कि आपको ये काम करना है। लेकिन तो फिर मैंने बोला ठीक है, मेरा तो काम यही है और निश्चित तौर पे मैं ईमानदारी के साथ में ये काम मुझे
मैं पूर्ण करूँगा। तो फिर मुझे डिज़ाइन चूँकि उन्होंने दिया था, डिज़ाइन उनका था जिस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था बाद में, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे उनका डिज़ाइन देने के बाद में मुझे प्रतिमा को मेटल में ढलाई करके और वहाँ पे स्थापित करने का काम मेरा था। ओके। मेरे आज तक के जीवन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग भी मान लीजिए और कष्टदायक भी मान लीजिए, और क्योंकि मैं जून का महीना था और मई-जून का महीना था और मुझे 50 डिग्री पे काम करना था और काम भी समय पे करना था क्योंकि भारत सरकार का ये काम था। तो हमने बहुत ही लगन से, और मैं करीब 36 घंटे तो हम सोए भी नहीं थे। एक बार तो ऐसा समय आया था कि लगातार 36 घंटे काम किया और सोए भी नहीं। ओके। और उसके बाद क्योंकि बहुत ऊँचाई पे काम था, भारत की जो संसद है नई, उसके जो डोम है ऊपर, वहाँ पे लगा लगा हुआ है, स्थापित है अभी। तो चूँकि ये बहुत ही ऊपर काम करना, उस पे संभव नहीं था कि कोई छत या कुछ भी लगाई जाए, या ये गर्मी से रुकने के लिए कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसको कहीं पे भी हमें कोई राहत मिले। लेकिन हमने पूरा किया। उसके बाद वो एक्चुअल में जो है वो टाटा कंपनी ने बनाया इसको, ये संसद भवन को, और टाटा के थ्रू ही हमें काम मिला था। तो उसके बाद में जब ये उद्घाटन का दिन आया, तो उन्होंने कुछ नाम, काफ़ी नाम, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्र में जिन्होंने और भी काम किए थे, किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम किया था, या ऐसे करके उन्होंने कुछ लिस्ट वहाँ भेजी भारत सरकार में, मंत्रालय जम्मू में, में। कि इन लोगों को आपसे मिलाना है। तो करीब 60-70 लोगों की लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन उनमें से 13 लोगों को ही चयन होना था। तो उसमें से मेरा चयन उन्होंने किया और मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला था। तो जब प्रधानमंत्री जी आए हमारे से मिलने के लिए, तो हमारे बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो उन्होंने बैरिकेड्स हटा के और सबसे 1 टू 1 सबसे बात की। तो मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हो? तो फिर मैंने बताया मैं राजस्थान से हूँ, इस जगह से हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला बहुत-बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने पीठ भी तब दबाई। एज़ ए कलाकार और एज़ ए प्रधानमंत्री मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी अगर आपको तारीफ़ करते हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और अंत में हम चाहेंगे कि जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट या स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही है कि जो भी कलाकार हैं, उनको मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपना काम को ईमानदारी से कीजिए। आपको मौका निश्चित तौर पे मिलेगा। मैं बहुत ही गाँव से हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कभी सपने में, मेरे या मेरे आस-पास किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरी यात्रा यहाँ तक आएगी। तो इसलिए निश्चित तौर पे मैं एक बात कहता हूँ कि ईमानदारी से अपनी मेहनत करें, ईश्वर ज़रूर आपको मौका देंगे और बहुत अच्छा मौका देंगे। बिल्कुल। और अंत में चाहेंगे आप इस चैनल के लिए 2 मिनट कुछ कहें? जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और आपसे बात करके ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सहज हैं, और आप एक कलाकार भी हैं, हमारी बात भी हुई है काफ़ी। और उसके बाद मैं तो आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान से बाहर हैं। अगर आप बिल्कुल। राजस्थान में होते, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से या आपकी संस्था के माध्यम से, चूँकि मैं अकेडमी का चेयरमैन भी हूँ, तो आपको कलाकारों के लिए कुछ भी अपन कर सकते हैं, तो अपन ज़रूर करते हैं। फिर भी बिल्कुल। मैं आपको एक बात और कहता हूँ, अगर आपकी मध्य प्रदेश जो वहाँ पे जो अकेडमी के जो चेयरमैन हैं, अगर आपकी उनसे बात है, तो मेरी तरफ से आप उनको कहिएगा कि राजस्थान अकेडमी, ललित कला अकेडमी और उनके साथ मिलके भी हम कलाकारों के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, हाल-फिलहाल तो मैं हूँ बड़ौदा में सर, तो यहाँ मिलके जी। अगर कुछ हम कर पाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में भी हम जी, ज़रूर जी, करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे रात को 12 बजे भी उठा सकते हैं कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने शॉर्ट नोटिस पे सर आप हाज़िर हुए, इस इतनी सारी बातें की आपने, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उन दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखें कि आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।